दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार आपसे डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल इवेंट, भारत की सिक्योरिटी इन पॉइंट ऑफ व्यू पे, इवन डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। बट आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में लेके आया हूँ, बेसिकली हम कोई डिप्लोमेसी डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिक्योरिटी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अ स्पीच दैट इज मेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमेंडेबल स्पीच दी। लिटरली मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, इंटरनेशनल लेवल की जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो किताबें हैं वो मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, कई सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े, बट द लेवल ऑफ इंसाइट दिस गाय गिव मी, लिटरली ये माइंड ब्लोइंग है। और इसी से समझ में आता है कि वाई ही इज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ दिस कंट्री। तो पहले तो आप इस स्पीच को देखो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है। राष्ट्र की मनोबल को, जिसे हम विल पावर कहते हैं, सारे युद्धों का एक ही मकसद होता है कि हम अपने प्रतिद्वंदी की मनोबल को तोड़ सकें ताकि वह हमारी टर्म्स पर संधि और हमारी बातों को स्वीकार कर सके। इस मनोबल को बनाने में जो हमारे जनता होती है, जो हमारे जनमानस होता है, उसके अंदर में अपनी सुरक्षा के प्रति कितनी जागरूकता है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। आज बहुत समय के बाद, इतिहास के समय के बाद हम देख रहे हैं कि भारत में एक नई जागृति आई है। राष्ट्र की सुरक्षा सारे देश का दायित्व है। ये केवल सेना के बलों का या पुलिस वालों का या इंटेलिजेंस का ही मात्र कार्य नहीं है, ये सबका सामूहिक बल है और आप सबकी सामूहिक शक्ति ही मिलकर एक राष्ट्रीय मनोबल बनाती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली ये कहा कि अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये काम पुलिस का है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स का है, ये काम भारत की जो फोर्सेस हैं उनका है, पुलिस का है, आर्म्ड बलों का है। बट लिटरली ऐसा नहीं होता। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं, और वो कैसे है, जो नेशनल विल पावर है वो कैसे भारत की सुरक्षा में, इवन किसी भी देश की सुरक्षा में इतिहास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, कैसे इस विल पावर ने देश के बड़े बड़े देशों को हरा दिया है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट भी PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 19,999 के अंदर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त होगा, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा आपको मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। उसके बाद भी क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप SRC10 कोड का यूज कर सकते हो, जिसके बाद आपको 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर दिया जाएगा। तो अगर आपको लेना है अभी जाइए अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और कोड यूज करिए SRC10। इसके अलावा ऑप्शन के कोर्सेज भी अनअकैडमी के पास में अवेलेबल हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली जो अजीत डोवाल साहब हैं उनके द्वारा कहा गया कि जब मैं युद्ध की बात करता हूं तो युद्ध के अंदर इफ यू विन you make history, if you lose you become history, there is no silver medal। या तो आप जीत के इतिहास बनाते हो या आप हार के इतिहास बन जाते हो। ये कोई गेम नहीं है जिसके अंदर आपको सिल्वर मेडल मिलेगा, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। ये एक सिंपल चीज है इस सिक्योरिटी के पूरे गेम के अंदर। अब इस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल है? अब आप कहोगे कि कौन सी चीज़ों की अगर मैं पूछूंगा आपको ज़रूरत है, तो आप कहोगे एक बड़ी आर्मी की साइज़ होना चाहिए, एक बड़ी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, बेस्ट टेक्नोलॉजीज होना चाहिए। इससे युद्ध जो है वो जीता जा सकता है, इससे देश जो है वो इतिहास बना सकते हैं। बट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का कहना यह है कि इट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट वेपन, इट इज़ नेशनल मोरल। यानी कि देश के लोगों की कलेक्टिव विल पावर, ये एक इनविजिबल हथियार है जो हर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों के ऊपर भारी है, और इवन अगर उसके साथ में जुड़ जाए तो देश को एक मजबूत राष्ट्र बना पाती है। नेशनल विल पावर और मोरल इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट टू ब्रेक द एडवर्सरी। आप सोचोगे कि अगर युद्ध हो रहा इंडिया चाइना का, तो आपको लगेगा कि इट मे बी द टेरिटोरियल युद्ध, ये युद्ध टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए है।
बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता. इट इज़ ऑल अबाउट नेशनल विल पावर एंड मोरल. कोई देश कब सरेंडर करता है? तो जब नहीं, जब उसके हाथ से उसकी टेरिटरी चल जाती है, बल्कि जब जब उसकी विल पावर लड़ने की खत्म हो जाती है, उसका जो मोराल है लड़ने का वो खत्म हो जाता है. इवन अगर मैं मॉडर्न डे वॉरफेयर के अंदर बात करूं, मैं साइबर वॉरफेयर की बात करूं, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर किसी टेरिटरी को कब्जा नहीं किया जाता, इसके अंदर इसी नेशनल विल पावर, इसी मोराल को हिट किया जाता है, इसी को टारगेट किया जाता है, ताकि देश के लोग जो हैं वो अपने देश से उनका भरोसा उठे और फिर उसके बाद उस देश को हराया जा सके. किसी भी युद्ध का, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेट गोल टेरिटोरियल गेन नहीं है, बल्कि इरोजन ऑफ मोराल है. ऐसी कंडीशन में मोराल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी भी युद्ध में. और इवन इतिहास ने इस बात को शो किया है कि वो युद्ध जो रिसोर्स से लड़े गए हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि वो युद्ध ज़्यादा पावरफुल रहे जहाँ पर विल पावर का प्रयोग हुआ. जैसे जब अमेरिका वियतनाम के अंदर गया, तो अमेरिका की बात अगर मैं करूँ तो उसके पास संपूर्ण टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी आर्मी है, बट उसके बावजूद भी वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी. क्यों? क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी जिसके सामने अमेरिका को घुटने टेकने पड़े. सेम गोज विद अफगानिस्तान. 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अपना रूल स्थापित करने की कोशिश करता रहा विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी, विद बेस्ट वॉरफेयर हथियार. सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पर खर्च हुए, पाकिस्तान और आसपास के देशों का सपोर्ट लिया गया. बट उसके बावजूद भी जो नेशनल मोराल है, जो लोगों का विल पावर है, तालिबानियों का विल पावर था, उसने यूएसए के सामने आउट प्ले कर दिया. नॉट जस्ट दिस, सोवियत यूनियन के अंदर आप देख सकते हो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी. मतलब इट इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट अबाउट लार्ज आर्मी, इट इज अबाउट द विल पावर. सेम गोज विद इजराइल. जब मैं इजराइल की बात करता हूं तो जो 6 दिन के अंदर उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी सारे देशों को खदेड़ के रख दिया. छोटा सा देश, कोई बहुत बड़ी उनकी आर्मी है नहीं. टेक्नोलॉजी के मामले में मैं कह सकता हूं कि दे आर वेरी गुड, बट उसके बावजूद भी जो सर्वाइविंग पावर है, जो सर्वाइवल के लिए विल पावर है, उसने इजराइल को हर बार युद्धों के अंदर जिताया है. सो इट इज़ नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द नेशनल विल पावर, जो कि किसी भी युद्ध को और ज़्यादा मजबूत रूप से क्रिएट करने में मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करूँ तो क्या रशिया के सामने यूक्रेन कहीं भी लाई करता है? बट फिर भी यूक्रेन इज स्टैंडिंग. वाई? बिकॉज ऑफ द विल पावर. सेम गोज विद ईरान. आज के समय पर जो नेशनल अवेकनिंग हो रही है उसकी वजह से देशों की जो विल पावर है वो स्ट्रांग होती जा रही है, जिसकी वजह से देशों के पास में बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट मिलिट्री होने के बावजूद भी ये दुश्मन देशों को हरा नहीं पा रहे. दैट्स द पावर ऑफ नेशनल विल पावर. जो देश के लोग हैं उनकी विल पावर का इफेक्ट ये देखने को मिलता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप विल पावर बना के रखो पर आपके पास में टेक्नोलॉजी और हथियार ना हो. बेसिकली क्या होता है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कितनी बड़ी आर्मी है, ये सब प्लस होते हैं, ये सब जुड़ते हैं. इन सबको जोड़ के मैं कहता हूँ कि हाँ, देश के अंदर इतनी पावर है, इतनी आर्म्ड पावर्स हैं. बट उस आर्म पावर को कितना गुना और पावरफुल बना सकता है वो है नेशनल विल पावर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ईरान की बात करूं, ईरान के पास अगर मैं कहूं अमेरिका के मुकाबले हथियार, टेक्नोलॉजी इनके अंदर कुछ है क्या? ऑब्वियसली नॉट. बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल दे आर फाइटिंग. और उन लिमिटेड रिसोर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया. वाई? बिकॉज ऑफ द नेशनल विल पावर. जो राष्ट्रीय विल पावर है लड़ने की और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डोमिनेट करने की, उसने यहाँ पर अमेरिका को भी धूल चटाने की कोशिश कर दी है. अब आप सोच सकते हो कि नेशनल विल पावर युद्ध के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अब इंडिया की इस समय पर क्या हो रही है, एक नई अवेकनिंग हो रही है. इसके पहले जब सोशल मीडिया का युग नहीं था, उस समय पर लोगों को सिक्योरिटी वगैरह के लिए इतनी जानकारियाँ थी नहीं. इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसकी भी जानकारियाँ न्यूज़पेपर्स में जो आ जाती थी वही वो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे. बट अवेकनिंग नहीं थी इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकताएं नहीं थी. आज लोगों के अंदर जागरूकता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से नेशन एज अ फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है. शेयर्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर क्रिएट
पहले के मुकाबले ज़्यादा है। अभी भी हम लोग बिल्कुल एकदम पीक पे नहीं पहुँचे हैं, बट यस पहले के मुकाबले हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो पब्लिक अवेयरनेस है हर चीज़ के लिए, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड हो, चाहे वो चाइना का कोई अटैक हो रहा हो, साइबर अटैक, हर चीज़ के लिए जो अवेकनिंग है वो लोगों की काफ़ी स्ट्रांग है। आप क्लियरली ट्विटर के ऊपर जाके देख सकते हो, कोई सा भी इवेंट होता है इमीडिएटली इंडिया के अंदर जो ट्विटर के अंदर जो लोग एक्टिव हैं, दे आर ऑलवेज एक्टिव। आप आधी रात को डालो, आपको आधी रात को लोग एक्टिव देखने को मिलेंगे फॉर इंडिया सिक्योरिटी, फॉर इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन, फॉर इंडियाज़ ओवरऑल आइडेंटिटी, जो कि इंडिया की शेयर्ड और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। अब क्योंकि हम सभी इस नेशनल सिक्योरिटी का भाग हैं, केवल आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, तो श्री अजीत डोभाल साहब के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि अगर फंडामेंटल ट्रेड किसी भी देश को सेफगार्ड करने की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस देश को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ फंडामेंटल ट्रेड देश को सेफगार्ड करने के लिए है, वो है कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम कितना देश के अंदर डेवलप कर पा रहे हैं। ये केवल आर्म्ड फोर्सेज नहीं करती, ये देश के साइंटिस्ट भी करते हैं, ये देश के एमएसएमईज भी करती हैं, सब अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं। जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा देश की पावर बनेगी। फिर दूसरी चीज़ आती है कैरेक्टर, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को डिसिप्लिन के जरिए लेके आया जाता है। ठीक उसी तरीके से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हाई मेंटल रेजिलियंस और एथिकल जो कैपेबिलिटीज़ एक व्यक्ति के अंदर होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद में होती है कमिटमेंट नेशनल सर्विस देने की। अगर इंडिया के अंदर मैं कोई से भी इशू की बात करूं तो वो सारे इशूज़ इसलिए हैं क्योंकि नेशनल सर्विस की भावनाएं कम है। कई बार इंडिविजुअल सर्विसेज नेशनल सर्विसेज के ऊपर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज, फॉर एग्जांपल करप्शन। एक आदमी करप्शन क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जो राष्ट्रीय भावना है, जो देश के लिए सर्विस देने की भावना है, वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू हिज ओन सेल्फिश कैरेक्टर, जिसकी वजह से वो करप्शन जो है वो देखने को मिलता है। बट अगर उस व्यक्ति के अंदर वो कमिटमेंट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर करप्शन जो है वो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नॉट जस्ट इन केस ऑफ करप्शन, बल्कि अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं तो गवर्नेंस कब स्ट्रांग होगा? जब देश का हर ब्यूरोक्रेट नेशनल सर्विस के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेगा। हमारे देश में जो गंदगी है, जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो भी इसीलिए हो रहा है कि आदमी इंडिविजुअल लेवल पे सोचता है कि मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए या मेरा रिलीजियस बेनिफिट होना चाहिए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का लॉस होता हुआ दिखाई देता है। एज अ होल हम नेशन का नुकसान कर रहे हैं। बट अगर मैं नेशनल सर्विस को कहीं पे स्ट्रॉन्ग कर दूं तो वहाँ पर लोगों की एकजुटता की वजह से नए आयाम क्रिएट होते हैं, नए डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड दिस स्पीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लिटरली मेरे को बहुत पसंद आई। दिस इज़ रियली अ वेरी गुड इंसाइट ग्लोबल लेवल पे। आज के समय पे हार्ड पावर लोग विल पावर को, नेशन के जो लोगों को है वो नहीं मानते। जनरली आर्मी, हथियार, इन चीज़ों के ऊपर बातचीत होती है। बट यहाँ पर ये जो आयाम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आयाम है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको हाईलाइट किया गया है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।